नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे सदस्यता अभियान जारी, केदारनाथ में कौन भारी। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। भाजपा, कांग्रेस के साथ ही तमाम अन्य क्षेत्रीय दलों ने चुनावी रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है। सत्ताधारी दल भाजपा ने इस चुनावी दंगल को जीतने के लिए 5 कैबिनेट मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है और इसके अलावा पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 6 अक्टूबर को केदारनाथ जाने वाले हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बताते चले कि केदारनाथ उपचुनाव भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। यही वजह है कि भाजपा ने केदारनाथ उपचुनाव को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इस बीच भाजपा के सदस्यता अभियान में हाथ पांव फूल रहे हैं। बताया जा रहा है कि केदारनाथ उपचुनाव से पहले भाजपा ने यहां सदस्यता अभियान के तहत 30,000 नेताओं को सदस्य बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिन्होंने 1 महीने में मात्र 17,000 सदस्य ही बनाए हैं, जबकि पार्टी ने 30,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। भाजपा इसके पीछे कई तरह की वजह बता रही है, जबकि विपक्ष का कहना है कि जनता भाजपा की कार्यप्रणाली को समझ चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी का ग्राफ लगातार गिर रहा है, ऐसे में भाजपा नेताओं को ढूंढने से भी सदस्य नहीं मिल रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो जीत को लेकर काफी आश्वस्त हैं और सवाल यह है कि क्या भाजपा की तैयारी कांग्रेस पर भारी पड़ेगी या फिर कांग्रेस मंगलौर और बद्रीनाथ की तरह केदारनाथ में भी जीत दर्ज करेगी। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज की इस खास रिपोर्ट पर। केदारनाथ उपचुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी के तहत भाजपा ने पार्टी के 5 कैबिनेट मंत्रियों को केदारनाथ की जिम्मेदारी सौंपी है। लगातार ये मंत्री क्षेत्र में जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के साथ ही जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, साथ ही जीत की रणनीति पर भी मंथन कर रहे हैं। इसके अलावा खबर है कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव के ऐलान से पहले केदारनाथ में अपना दम दिखाएंगे। सीएम धामी का 6 अक्टूबर को कार्यक्रम प्रस्तावित है। सीएम धामी बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका निदान भी करेंगे। वहीं कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में पहुंचने से पहले ही सवालों की लिस्ट तैयार की है। मैं उम्मीद करता हूं कि वहां की जनता मुख्यमंत्री जी से ये पूछे कि हमारे जो साल भर का उम्मीद था वो आपने ख़त्म क्यों किया। ये वहां की जनता उनसे पूछे। मैं उम्मीद करता हूं मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के 20 साल से जो लोग वहां पर बड़े मुश्किल से जीवन यापन कर पा रहे हैं, नौकरी के तौर पर 10,000 5,000 में नौकरी कर रहे हैं, बद्रीनाथ मंदिर समिति में मेरे बनाए हुए कानूनों के आधार पर उनको परमानेंट करें। जो कानून मैंने बनाए थे, मैंने ये कहा था कि जिनको 5 साल हो जाएगा उनको इतना, जिनको 10 साल हो जाएगा उनको इतना, जिनको 15 साल हो जाएगा उनको इतना, और जिनको 15 से ज़्यादा हो जाएगा उनको 100%। हम पदों को सृजन नहीं कर सकते, उसमें राज्य सरकार की ज़रूरत है, लेकिन पदों के सृजन के बिना हम सृजित पदों के समान ही उनको वेतन भत्ते दे सकते हैं। ये तो हमारे हाथ में था, मतलब मंदिर समिति के हाथ में है। तो उस नियम को लागू करें जो मैंने बोर्ड में पास कराया, उसको लागू करें और वहाँ के कर्मचारियों को राहत दें। देखिए, ऐसा है, केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं और भाजपा की पूरी तैयारियां हैं। पिछली ज्यादा वोटों से हम इस बार केदारनाथ को जीतेंगे और हमारा सदस्यता अभियान भी वहाँ फुल जोरों पर चला हुआ है। बहुत सारे सदस्य हमारे हमने वहाँ पे ड्यूटी लगा रखी है और हर पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर सदस्यता अभियान चल रहा है और उत्तराखंड में तो 15 लाख से ज्यादा आंकड़े हमारे हो चुके हैं और हम आगे की तरफ जो है और ज्यादा बढ़ रहे हैं। हर व्यक्ति भाजपा से हाथ जोड़ना चाह रहा है। जिस तरीके का जो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जो दावे कर रही है वो बिल्कुल खोखले है, क्योंकि इनके ना टीम के लोग ना इनकी टीम्स कहीं भी केदारनाथ में दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें कि केदारनाथ से भाजपा विधायक शैली रानी रावत का 9 जुलाई को निधन हो गया था, जिसके बाद अब कभी भी उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। वहीं केदारनाथ उपचुनाव से पहले भाजपा ने यहां बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया है, जिसके तहत 30,000 नेताओं को सदस्य बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्होंने 1 महीने में मात्र 17,000 सदस्य ही बनाए हैं।
जबकि पार्टी ने 30,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि आजकल पहाड़ी क्षेत्र में कामकाज का सीजन चल रहा है, निकालने में व्यस्त है, इसलिए सदस्य बनाने में समस्या आ रही है। वहीं कांग्रेस इसके पीछे अलग ही तर्क दे रही है। केदारनाथ विधानसभा में सदस्यता अभियान 3 सितंबर से प्रारंभ हो चुका था और 3000 से अधिक कार्यकर्ता हमारे सदस्यता अभियान में लगे हुए हैं और अभी तक 17,000 से अधिक प्राथमिक सदस्य वहाँ बन चुके हैं और अब धीरे धीरे उसमें प्रगति आ रही है और प्रतिदिन वहाँ 2000 से अधिक सदस्य इस समय केदारनाथ विधानसभा में बन रहे हैं। कल के हमने आंकड़ा दिया था, कल 2150 के करीब सदस्य हमारे प्राथमिक सदस्य कल बने थे और जैसे जैसे शुरू में ये ऑनलाइन होने के कारण से लोग इसमें अभ्यस्त भी नहीं थे और धीरे धीरे अधिक से अधिक लोग इसमें ट्रेंड होते जा रहे हैं। और उन्होंने गांव में एक और दिक्कत थी कि काम धंधा भी था, असूस का महीना था पर्वतीय हमारी हिसाब से। नहीं, लक्ष्य तो बहुत भारी भरकम रखा है भाजपा ने। सांसदों का लक्ष्य 15,000, विधायकों का लक्ष्य 10,000, दायित्वधारियों का लक्ष्य 7,000 और जिला अध्यक्षों का लक्ष्य 5,000 रखा है और इसी तरह से बाकी पदाधिकारियों का किसी का 700 तो किसी का 1,000 तक लक्ष्य है। लेकिन नतीजा कुछ और ही इसके उलट आ रहा है। नतीजा यह आ रहा है कि 13 विधायक तो 100 भी नहीं बना पाए और 7 विधायक 50 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए। कारण सदस्यता अभियान के फेल होने का ये दिखाई पड़ रहा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो राज्यसभा सांसद भी हैं, दोहरी जिम्मेदारी उनको दे रखी है, तो वो निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में यहाँ उत्तराखंड भाजपा के। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है भाजपा को आत्ममंथन की जरूरत है। कुल मिलाकर केदारनाथ उपचुनाव भाजपा कांग्रेस के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण उपचुनाव है। इसके नतीजे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनेंगे। हालांकि कांग्रेस जीत को लेकर काफी आश्वस्त है, लेकिन भाजपा बद्रीनाथ और मंगलोर में मिली हार से बेहद चिंतित है। ऐसे में सवाल यह है कि यदि केदारनाथ में भाजपा को सदस्य बनाने के लोग नहीं मिल रहे हैं तो ऐसे में भाजपा को वोटर कैसे मिलेंगे, ये बड़ा सवाल है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सत्यवीर चौहान जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। गिरिराज किशोर हिंदवान जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। देवचंद उत्तराखंडी जी हमारे साथ में हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी की ओर से। और रतनमणि ढोभाल जी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इनके साथ में चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सत्यवीर सिंह चौहान जी का रुख कर लेते हैं। सत्यवीर जी, ये क्या चल रहा है? आप कह रहे हैं कि सदस्यता अभियान के तहत कई सारे लोग बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन असल में तो सच कुछ और है। जो लक्ष्य आप खुद निर्धारित कर रहे हैं उस लक्ष्य को पाना भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। टेक्निकल टीम को बोलिए कि वो पीछे से डिस्टर्ब करना बंद करें, उनकी आवाज आ रही है लगातार। प्लीज बाकी के मेहमान जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं खुद को म्यूट कर ले, हम जब आपके पास आए तभी अनम्यूट कीजिए। सत्यवीर जी, ठीक है, उनको म्यूट कराया जा रहा है। हाँ, बोलिए। गरिमा जी, बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि कांग्रेस के प्रवक्ता हो चाहे कांग्रेस के नेतागण हो, बड़ा चिंतित है हमारी सदस्यता अभियान को लेके। और ये वही कांग्रेस है, याद करिए गरिमा जी, जब संसद के हमारे 2 नेता हुआ करते थे, एक साउथ से हुआ करते थे, एक गुजरात से हुआ करते थे। जब वो नेतृत्व करते थे लोकसभा के अंदर तब कहा करते थे कांग्रेस के नेता, जब उस समय उनका प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री हुआ करता था, कहते थे कि हम 2 और हमारे 2, जिस प्रकार की हमने योजना चलाई है उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। और आज हमारी पार्टी की स्थिति देख ली है कि जो हमारे लिए कहा करते थे समय का पहिया ऐसा घुमा कि संसद के अंदर 2 ही लोग दिखाई देते हैं, हम 2 और हमारे 2, कांग्रेस की आज ये स्थिति हो गई है। और हमारी सदस्यता अभियान की कांग्रेस पार्टी इतना चिंता कर रही है, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। जो कभी हमें हास्य का पात्र बनाया करती थी, आज वो लोगों के बीच में किस प्रकार से हास्य का पात्र बन गई है, ये बड़ी अति प्रसन्नता का विषय है। और जहां तक आपने गरिमा जी खास करके आपने जो फोकस किया केदारनाथ विधानसभा को कि जो वहां पर हमने सदस्यता अभियान का जो हमारा जो भी जिस प्रकार से कार्यक्रम चल रहा है लोगों के बीच में, जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। मैं पहाड़ी क्षेत्र का व्यक्ति और इस समय पहाड़ में रहकर मैं आपसे अभी चर्चा भी कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी अभी चकराता विधानसभा में जिस प्रकार से सदस्यता अभियान को लेके आया हूं, यहाँ पे इस समय आपको व्यक्ति या तो सुबह मिलेगा
या शाम को मिलेगा। इस समय जिस प्रकार से यहाँ पर अभी फसलों का जैसे सीजन है, चाहे अदरक निकालना हो, अरबी निकालना हो, चाहे शिमला मिर्च निकालना हो, हरी मिर्च निकालना हो, या आपका जो इस समय मक्का है उसकी कटाई होना हो, या धान की कटाई होना हो, तमाम तरह के अभी काम चल रहे हैं, जिससे यहाँ के पहाड़ के जो क्षेत्र के लोग हैं, इसमें आपने देखा इसमें किस प्रकार तो कोई छुपा हुआ नहीं कि जो पठार के क्षेत्र वहां पे बहुत तेजी से हमारी सदस्यता का ग्राफ बढ़ा है। पहाड़ों में क्यों जो गति है वो कि इस प्रकार से क्यों दिखा रही है, उसका मुख्य कारण यही है। मगर जब हम इन सबसे कनेक्ट हो जाएंगे, जब इनसे जा भी रहे हैं, जो भी हमारे प्रदेश महामंत्री की जो आपने बाइट भी सुनाई है कि 17,000, मुझे लगता है कि 17,000 तो ये ऑनलाइन है, जो हमने ऑफलाइन सदस्यता अभियान का जो हमने वहां तक जो पहुंचाई भी है, जो हमने अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा जब वो कलेक्ट करके आएगा, मुझे लगता है कि 20,000 से अधिक का वो अभी तक वो वहां पर केदारनाथ विधानसभा में लक्ष्य तय हुआ, लक्ष्य के करीब पहुंचने वाले हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, केदारनाथ में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे कांग्रेस के समय 2013 की आपदाई हो, चाहे इस समय जिस प्रकार की आपदाई हो, हमने तब भी राज्य की उस समय केदारनाथ की जिस प्रकार से खड़ा होना चाहिए था प्रतिपक्ष में रह के, और जिस प्रकार से सत्ता में रह के अपने नैतिक जिम्मेदारी का दायित्व निभाना चाहिए था, वो भी हमने यहाँ पर निभाया है। हमारे समय पे जिस प्रकार से केदारनाथ में यात्रा भी संपन्न हो रही है, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि केदारनाथ में 11 लाख से अधिक लोगों ने अभी तक यात्रा संपन्न की है, जो और ये लगातार जारी है। जबकि वहां आपदा आई थी, उसके बाद जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने सूर्य की पहली किरण निकलते ही वहां पर ग्राउंड जहां पर आपदाग्रस्त क्षेत्र था वहां पर गए, 3 से 4 बार वो वहां पर गए और उन्होंने वहां पर निरीक्षण करा, और वहां पर जिस प्रकार से चाहे एनडीआरएफ हो, चाहे एसडीआरएफ हो, चाहे डीडीआरएफ हो, चाहे स्थानीय प्रशासन हो या आपदा प्रशासन हो, उन्होंने जिस प्रकार का काबिले तारीफ काम किया, कहीं भी इस प्रकार की अखबारों में या मीडिया में सुर्खियों नहीं बनी कि सरकार ने वहां पर जिस प्रकार से काम करना चाहिए था काम नहीं किया। हमारी सरकार ने पहले दिन से ही काम किया है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से केदारनाथ में एक बात और विषय रखना चाहता हूं, इस बार की यात्रा शुरू होती है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी पैसे प्रधानमंत्री है जो वहां पर जाके कई बार यात्रा करते हैं और वहां की यथास्थिति को ठीक है, सारी चीजें बहुत बेहतर है सत्यवीर जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम आपकी सभी बातों से सहमत हैं, लेकिन बस दिक्कत ये है ना कि आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि 30,000 वाला लक्ष्य पूरा क्यों नहीं हुआ। हाँ, वो उसकी कोई अभी गरिमा जी उसकी कोई डेडलाइन तो नहीं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, 5 सेकंड देना। हमारा जो आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं सर खुद को। जी 2 सितंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था दिल्ली से, राष्ट्रीय कार्यालय से, और 3 सितंबर को उत्तराखंड में आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। वो फर्स्ट पेज हमारा 3 तारीख से लेके हमारे 16 तारीख तक था, फिर 17 तारीख से लेके और अभी जो 2 अक्टूबर आज हम बैठे हैं, गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है, आज तक जिस प्रकार से सेवा पखवाड़ा चल रहा था उसके बीच में भी हमने गति देने का काम किया, मगर सेवा पखवाड़ा हमारा बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और मैं आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण भी है गरिमा जी। आज रामपुर तिहार कांड जो तिहारा था, वहां पर 30 वर्ष आज हमारे उत्तराखंड के उन वीर नारियों को, उन वीर सपूतों को आज 30 वर्ष हो गए हैं जिन्होंने इस पृथक राज्य के लिए बलिदान दिया था और इस राज्य के नवनिर्माण के लिए उन्होंने सपने देखे थे। जिस प्रकार का उनको राज्य दिया था उस राह पर आज उत्तराखंड राज्य आगे बढ़ चुका है। मगर कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बैठे, पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारे ऊपर गोलियां चलवाई थी, जिन्होंने हमारी माताओं को प्रताड़ित किया था, दुराचार किया था, जिस प्रकार का व्यवहार किया था, आज केवल राजनीति साधने के लिए उस समाजवादी पार्टी के साथ, चाहे 19 का चुनाव हो, चाहे 22 का चुनाव हो, चाहे 24 का चुनाव हो, एक उत्तराखंड में दूसरा चेहरा दिखाते हैं, उत्तर प्रदेश में दूसरा चेहरा दिखाते हैं। इसी कारण चाहे 2017 का चुनाव हो, तो 22 का चुनाव हो, चाहे 24 का चुनाव, जनता बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी है कि उत्तराखंड की संस्कृति, अध्यात्म को बचा सकता है और कौन किसने इस राज्य के लिए, जबकि हमने राज्य का आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी राज्य का गठन किया था, इस राज्य को विशेष औद्योगिक पैकेज दिया था। कांग्रेस के समय पे, हरीश रावत के समय पे वो विशेष औद्योगिक पैकेज खत्म होता है और आप देखिए कि एक बार भी दौड़, गरिमा जी बड़ी गंभीरता के साथ कहता हूं, हरीश रावत ने उस औद्योगिक पैकेज को बहाल करने के लिए दिल्ली नहीं लगाई, मगर हाँ, दिल्ली की अनुकंपा से, इनकी राजमाता की अनुकंपा से कैसे अपनी कुर्सी बचाई जाए उसके लिए लगातार दौड़ लगाई और भ्रष्टाचार में तो कीर्तिमान बना दिए थे। हमारे समय पे इतना जरूर हुआ है कि गरिमा जी, हमारे समय में आज उत्तराखंड जिस प्रतिष्ठा के साथ आगे बढ़ रहा है, चाहे सतत विकास हो, सामान्य रोजगार हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, आज उत्तराखंड कनेक्टिविटी के क्षेत्र में जो आयाम स्थापित कर रहा है वो उत्तराखंड के वीर नारियों के सपनों को साकार करता हुआ दिख रहा है। आज उत्तराखंड में जिस प्रकार से आदरणीय पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जितने भी कार्य हो रहे हैं वो अपने आप में ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं। यही है कि उत्तराखंड को आज
आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर अभी तक 32 लाख से अधिक लोग चार धाम की यात्रा में आ चुके हैं। ये दिखाता है कि उनके लिए जिस प्रकार की स्थितियां खड़ी करना 2013 के बाद यही केदारनाथ था, ये हमारे ऊपर बड़ा प्रश्न चिंता की जो उस क्षेत्र में लेने वाले लोग हैं जिनकी पूरी आजीविका इससे चलती है, इस यात्रा से, क्या ये यात्रा फिर से सुचारू रूप से संपन्न हो पाएगी? आज उस चार धाम में देख लीजिए आप, आपने वहां केदारनाथ में देख लीजिए 22 परियोजना ऐसी थी जो 2022 तक पूर्ण होनी थी, वो हमने कार्य संपन्न कर दिया और जो अगले फेज का कार्य है वो भी चल रहा है। और सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए जो चाहे आपके पर्यावरण के मानक हो चाहे अन्य जो मानक है, उन सभी मानकों के आधार पर वो कार्य हो रहे हैं। और ये दिखाता है कि और जिस प्रकार से वहां पर चाहे घोड़ा कंडी वाले हो चाहे सहायता समूह की महिला, ठीक है अब और मेहमानों को सुन लेते हैं। ठीक है, आपकी ओर से आपका कहना है कि सारे कार्य किए जा रहे हैं, अब देखिए नतीजा क्या होता है, ये बहुत बड़ी बात होगी। चलिए ठीक है, कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ में गिरिराज किशोर हिंदवान जी हैं और प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। गिरिराज जी का रुख कर लेते हैं। गिरिराज जी कह रहे हैं सत्यवीर जी कि सब कुछ ठीक चल रहा है, उनकी ओर से सारे काम कराए जा रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है आखिर? गिरिराज जी आवाज मिल रही है आपको? अनम्यूट कीजिए आप। हाँ गरिमा जी, आवाज आ रही है? जी बोलिए। गरिमा जी, अभी मैं सुन रहा था भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता सत्यवीर चौहान जी। गरिमा जी, भाजपा जो है, बार बार मैं इस बात को रखता हूं, ये झूठों की जमात है। छल प्लस झूठ प्लस छद्म इक्वल टू भाजपा होता है। सुनिए, ये इनकी डेफिनेशन है, इन्होंने बनाई अपनी परिभाषा, बनवाई है। 7 वर्षों से ये शासित हैं इस प्रदेश में गरिमा जी। इन 7 वर्षों में जो इनकी उपलब्धियां हैं, अभी उपलब्धियां गिनवा रहे थे अभी प्रवक्ता भाजपा के, महिला अपराध के क्षेत्र में 7-9 पर्वतीय राज्यों में पहले पायदान पे लेके आ गए हैं इस राज्य को। राज्य जननी बन चुका है महिला अपराध के क्षेत्र में। समस्त जितने भी अपराधी हैं वो निरंकुश हो चुके हैं। जितने भी इस समय बलात्कार हुए हैं, इस बीच में गरिमा जी, उसमें भाजपा के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, इनकी पार्टी के। कई एग्जाम्पल हैं, मुकेश बोरा से लेके और आज तक जो वीआईपी का नाम ये बता नहीं पा रहे, अंकिता भंडारी, जो बच्ची हमारी दुराचार के बाद जिसको मारा गया। सर उपचुनाव पर बात करते हैं। ठीक है, उपचुनाव पर बात करते हैं। आज जो स्थितियां है, विकास शून्य पर्वतीय क्षेत्र हो चुका है, बेरोजगारी चरम पे है प्रदेश में, डकैतियां लगातार, डकैतियां और चोरी जो है विकराल रूप लिए हुए हैं और कानून व्यवस्था जो है पूरी तरह से ध्वस्त है, लॉ एंड ऑर्डर। आज केदारनाथ उपचुनाव की अगर बात हो रही है तो आज भाजपा गरिमा जी डरी हुई मुद्रा में है। आज भयभीत ये स्वयं में अपने को पा रहे हैं। ये पार्टी जो है आज ऐसी स्थिति में खड़ी है क्योंकि रिजल्ट जो होता है गरिमा जी, जो वोटर का प्रतिशोध होता है वो वोट के रूप में होता है। अगर केदारनाथ उपचुनाव की हम बात करते हैं और इससे पहले जो दो बाई इलेक्शन कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है, बद्रीनाथ और मंगलौर, आप स्वयं सोचिए जो जीत हुई है दोनों विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव में, वो इशारा किस तरफ देती है गरिमा जी कि वाकई फेल्योर है पार्टी का पूरी तरह से, इस भाजपा का। और ये शासित थी इस प्रदेश में, मिथक था चुनाव की, दोनों विधानसभाएं हार जाते हैं। आज केदारनाथ जी की जो स्थितियां हैं उस विधानसभा क्षेत्र की, पंडा पुरोहित इनसे नाराज, वाकई उनके साथ इन्होंने कहीं सामंजस्य सरकार ने नहीं बैठाया, उनको परेशान किया गया पूरी तरह से। उनके जो घर थे वो इंफ्रा के नाम पे इन्होंने उजाड़े उनके घर। इसके साथ साथ जो छोटा व्यवसायी होता है, उस क्षेत्र का जो व्यवसायी है, जो सामान्य है, जो वाकई एक आशान्वित होता है कि यात्रा चलेगी, उसमें हम लोग फाइनेंशियली साउंड करेंगे अपने परिवार को, उनको जमींदोस्त कर दिया इन्होंने, उनको ढहाने का कार्य किया। उसके बाद उनकी रिहेबिलिटेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके पुनर्वास जो स्थितियां हैं। आज ये इतने भयभीत है गरिमा जी कि 5 कैबिनेट मंत्रियों को 5 मंडल जो छोटे छोटे पॉकेट होते हैं केदारनाथ विधानसभा के, उसमें 5 कैबिनेट मंत्रियों को अपने उतार चुके हैं ये लोग। आज जो सदस्यता अभियान पे डिस्कशन चल रहा है गरिमा जी, आज स्थितियां ये बनी हुई है प्रदेश में
कि इनके जो विधायक हैं वो 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए हैं। सुनिएगा, ये आंकड़े कुछ भी देते रहे, इनके प्रवक्ता गण रट के आते हैं। सुनिएगा, रटी हुई स्थिति में होते हैं और रट के आके ये सारा इमला पढ़ देते हैं आपके सामने, और आप स्थितियां जो बनती हैं आप स्वयं सोचिए। जो स्थितियां हैं इनके, आज जो इनके लीडरशिप है वो सदस्यों को नहीं जोड़ पा रही है। आज जो जनमानस है उत्तराखंड का, वो इनके झूठ को, छल को, छद्म को समझ चुका है। इसी वजह से जो परिणति होने जा रही है, जो केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव होने जा रहा है, गरिमा जी ये सुनिएगा, आज वाकई में इस चीज को डिक्लेयर करूंगा यहाँ से आपकी डिबेट के माध्यम से, ये जमानत नहीं बचा पाएंगे उस विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन कारण उसके पीछे जो मूल में है, इन्होंने उस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को दंश दिया है। आपदा के बाद आप स्वयं सोचिए, जो संसद में जो अभी जो सत्र जो आहूत हुआ था कुछ समय पूर्व, सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा था नहीं हम लोग एक पैकेज देंगे, लेकिन स्थितियां क्या बनी हुई है उस प्रदेश के लिए। 5,000 करोड़ की डिमांड जो है विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने करण महाराज जी के नेतृत्व में रखी कि वाकई आप लोग अगर उनको पोषित करना चाहते हैं, उनको अगर वाकई रिहेबिलिटेशन की तरफ ले जाना चाहते हैं, जो आपदाग्रस्त क्षेत्र में जिनके घर ढह गए पूरे, जिनके परिवार जो है आज पूरी तरह से जो है दंश झेल रहे हैं आपदा का, उनके लिए पैसे की व्यवस्था करो। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। ये केवल स्पीचेस दे सकते हैं, ये केवल भाषण आपके सामने रख सकते हैं अपने, बाकी जनता को देने के लिए इनको कुछ नहीं देना है। ये पूरी तरह से जन सरोकारों से रिलेट जो मुद्दे करते हैं गरिमा जी, उसमें टोटली पूरी तरह से इन 7 वर्षों में फेल हुए रहे सरकार, इसलिए इनको हार मिलने जा रही है विधानसभा क्षेत्र में। आप देखिए। ठीक है, चलिए इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे, बाकी के मेहमानों की भी प्रतिक्रिया को जानेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं हो जाएगा, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। चर्चा में वापस लौटते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। देवचंद उत्तराखंडी जी हमारे साथ में हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी की ओर से। देवचंद जी का रुख कर लेते हैं। देवचंद जी, ये क्या चल रहा है? इसके पहले भी 2 उपचुनाव हुए हैं जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। अब एक बार फिर से चुनाव हो रहे हैं, क्या उम्मीदें नजर आ रही हैं आपको? अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए। हाँ गरिमा जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से, आज 2 अक्टूबर है, मैं गांधी जयंती और श्री शास्त्री जी की जयंती पर उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। उनकी जो भी देश के लिए जो भी उनका योगदान रहा है उसके लिए हम कोटि कोटि उन्हें नमन करते हैं। उसके बाद आते हैं 1 अक्टूबर की रात और 2 अक्टूबर की जो रात, जो एक मिलन रात थी, वो काला दिन था, वो काली रात थी उत्तराखंड के लिए। और वहाँ पर जो शहादतें हुई हैं, जो हमारी माँ बहनें अपमानित हुए हैं और जो हमारे भाइयों का जो वहाँ पर हताहत लोहलुहान हुए हैं, जो जिंदा हैं उन लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ कि 24 साल के बाद भी, दोनों सरकारों के होते हुए भी अभी तक हमें जो है उन्हें जो है न्याय नहीं मिला है। और जो शहादतें हुई हैं उनके लिए हम प्रण करते हैं कि आपके अनुसार जो राज्य आपने मांगा था, जिस प्रकार का आप राज्य मांग रहे थे, उस राज्य के लिए हम अभी तक आपके साथ आंदोलन रत हैं और सदा रहेंगे। अब आते हैं बात केदारनाथ पर। केदारनाथ पर जो भी बात बीजेपी करे, जो भी कांग्रेस करे, चलो कांग्रेस तो विपक्ष में है और 2 चुनाव के बाद वो जरा उनका मनोबल है, काम उनका जो किया हुआ, जो नहीं किया हुआ वो तो जनता बताएगी। लेकिन बीजेपी ने अभी तक जो यहाँ पर आपके बीजेपी के प्रवक्ता जो रट के बताते हैं, जो उन्होंने बताया है वो शून्य है। अगर ऐसा नहीं होता तो अभी कुछ दिन पहले एक 5 किलोमीटर से आई एक वृद्ध महिला को डंडी पर लाए हुए, और वो रास्ता कम से कम पगडंडी तक अभी नहीं बना। इतना ही नहीं है, मैं ये देखूंगा इसके अलावा जो चुनाव के वहां पर मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर अगर मैं देखूं तो रोजगार, वहां का पुनर्निवास, वहां पर जो आपदा आई है, आपदाग्रस्त लोगों का पुनर्निवास या उनको जो है उसका कंपनसेशन देना, उसके बाद सड़कों का पुनर्गठन, दोबारा से उनकी रिपेयर, मरम्मत और उनको सुचारू करना, महंगाई और शिक्षा जैसे बहुत सारे बिंदु के बाद एक जो मुख्य बिंदु है जो हमारा उत्तराखंड क्रांति दल बार बार लेके आ रहा है, वो है भू कानून और मूल निवास। हालांकि केदारनाथ के लिए ये मान्य इसलिए नहीं रखता है कि केदारनाथ के जो पलायन थोड़ा कम हुआ है, पलायन उत्तराखंड वो केदारनाथ में लोगों ने इस यात्रा पे बेशक अपनी दिनचर्या रखते हैं, तो पलायन का वो स्थिति नहीं है, पलायन 50-50 है। तो लेकिन जो वो लोग समझते हैं कि भाई ये जो मूल निवास हमें नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह क्या है। 24 साल हो गए और जो कांग्रेस और बीजेपी जो है वो एक पाले में गेंद और दूसरे पाले में गेंद डाल करके एक दूसरे पे आरोपित करके मुद्दे पर कभी नहीं आई है और इन मुद्दों को सुलझाना भी नहीं चाहती है। और आज जब वहां आपदा आई थी
तो एक वन मैन आर्मी हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी तुरंत वहां जाते हैं और घोषणा करके आते हैं और वापस आ जाते हैं, और उसके बाद हमारे भाषा में, गढ़वाली भाषा में बोलते हैं कि बाईं तरफ सो जाते हैं। अब जब चुनाव वक्त नजदीक पे आ गया है तो जो कैबिनेट मंत्री कभी नहीं दिखाई दिए थे, जिनका लोग अभी तक नाम तक नहीं जानते थे, वो लोग जो है केदारनाथ के मंडल में बैठे हुए हैं। तो इसके लिए तो मुझे जरा खुशी हो रही है कि कम से कम ये जो 5 विधायक हैं, जो 5 मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, इन लोगों को पता तो चले कि ऋषिकेश से लेकर केदारनाथ तक जाने वाली सड़कों की स्थिति क्या है, वहां का जनजीवन का अपना रहन सहन कैसा, वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और सरकार में बैठे हम उनको कैसे छल कर रहे हैं, कैसे कपट कर रहे हैं। अभी सतवीर जी बता रहे थे हमारे छोटे भाई कि भैया लोग काम पर हैं इसलिए हमारी सदस्यता नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। भैया ऐसा नहीं है, आपकी सदस्यता जिन्होंने ग्रहण करनी थी वो कर ली है, लेकिन उसमें भी वो आपके वोट बैंक नहीं है, ये आप मान के चलना। उसकी वजह आपने ऋषिकेश में महारैली में हमारा देख लिया होगा, और जो 24 दिसंबर 2023 में जो रैली हुई थी उसमें भी आपने देख लिया होगा। लेकिन मुख्य बात ये होती है कि अभी जिस प्रकार से आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, बद्रीनाथ में आपने सत्ता का दुरुपयोग किया, मंगलौर में आपने सत्ता का दुरुपयोग किया। अरे जरा दिल पे हाथ लगा के आओ, उत्तराखंड की जनता को भरगालने छलने के बजाय अपने बलबूते अपने काम के बीते में केदारनाथ में आना, और फिर देखना आपकी क्या स्थिति आती है। अब मैं ज्यादा इसलिए इनको बताना चाहता कि जो हमने मूल निवास और भू कानून पर हमारे असर क्या है, ये मैंने बार बार गरिमा जी हमने ये बताया था कि ये पहाड़ के लिए 2 ऐसी गोलियां हैं, एस्प्रिन और डिस्प्रिन। इन गोलियों से जितने भी रोग जो वहां पर थे उन रोगों पर 50% रोग लगाया जा सकता था, उन 50% उनको उबारा जा सकता था। जैसे शिक्षा को अगर बैक रिवर्स पलायन हो जाता तो सतह सब कुछ ठीक हो जाता। आपको मैं जो बड़ी शर्मिंदगी से कहना पड़ रहा है, सोनप्रयाग ऋषिकेश से श्रीनगर तक भी छोड़ो, रुद्रप्रयाग भी छोड़ो, लेकिन रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग और सोनप्रयाग से केदारनाथ तक बाहरी राज्य के लोगों का व्यापार चलना बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए शर्म की बात है। आज यहाँ पर जो प्लेन्स की बात और पहाड़ की बात तुड़वा कर ये उसमें भ्रम पैदा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जनता सब समझती है, और आने वाले जब ये डिक्लेरेशन कर देंगे तब इनको क्या पसीना छूटते हैं तब समय बताएगा। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। रतनमणि डोभाल जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनका रुख कर लेते हैं। रतनमणि जी, आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर राजनीति हो रही है, लेकिन असल में सच क्या नजर आता है? एक तरफ बीजेपी है जो पूरे सदस्य भी नहीं बना पाई, खुद का अपना लक्ष्य था उसको पूरा नहीं कर पाई। कांग्रेस कह रही है कि अब जनता समझ चुकी है इनकी कार्यप्रणाली और अब नतीजे कुछ और होंगे। क्या जो पहले उपचुनाव में हुआ था इस बार भी लग रहा है आपको कुछ बदले नतीजे सामने आएंगे? देखिए गरिमा जी, सब लोग बात रख रहे हैं, ये तो चुनाव तो राजनीति पे होगा, और राजनीति के साथ जो जनता के जो बुनियादी सवाल हैं, और वो सवाल आज के नहीं हैं। 24 साल का राज्य हो गया, और वो जो उत्तर प्रदेश के समय से जो सवाल हैं वो सवालों को छेड़ा भी नहीं गया, और कोई छेड़ना भी उसको नहीं चाहता है। जो 2 शासक दल हैं हमारे पास, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, वो जो उत्तराखंड की जो कल्पना थे, जिन्होंने जो शहादतें दी गई हैं, कल आज तो 2 अक्टूबर है और शहादत दिवस भी है, गांधी जयंती भी है, और इससे पहले आप देखते हैं जिनके नाम पर हमने गैरसैंण की राजधानी बनाई, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, कल उनके स्मृति दिवस था 1 अक्टूबर को। गांधी जी उनको बड़ा भाई कहते थे अपने, चंद्र सिंह गढ़वाली जी को। ये इस तरीके से हमारे लिए तो 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर बहुत बड़ा दिन है। हम उसको याद करते हुए उन स्मृतियों को, उन शहीदों को जिन्होंने किया है, लेकिन हमारे लिए ये शर्म की बात है, हमारे सियासत के लिए भी और हम लोगों के लिए भी, कि हम वो जो शहादतों को भूल के उन शहादतों की एक भी बुनियादी काम को हम नहीं कर पाए हैं। आज भी हम गैरसैंण नहीं जा पाए हैं। सबसे बड़ी बात ये है, कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, ये सब नारे दिए जा रहे थे। अब वो कोदा झंगोरा भी नहीं रहा हमारे पास। तब था जब हम उत्तर प्रदेश में थे, कोदा झंगोरा की दिक्कत नहीं थी। अब इन्होंने कोदा झंगोरा पे तो बंदर छोड़ दिए हैं, सुअर छोड़ दिए हैं, और काम करने जाने राने बाग छोड़ दिए हैं। रोज कोई ना कोई घटना ऐसी आ रही है। ये सवाल बुनियादी सवाल हैं कि जो हमारे यहाँ रोजगार का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है,
और ये महिला हिंसा, इस प्रकार की हिंसा की जो वृद्धि हुई है ये जो राज्य बनने के बाद में, तो इसलिए तो उत्तराखंड राज्य की कल्पना नहीं की गई थी। वो हम तो कहीं भटक गए हैं उस से। मुझे तो ये लगता है कि ये हमारे कल्चर में नहीं है। जो उसके राज्य बनाने के साथ जो हमारा जो बुनियादी था, जो हमारा कल्चर, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे पहचान का सवाल है, हम तो अपनी पहचान ही खोते जा रहे हैं। पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है। और इन सवालों के बीच में ये है, जनता के बीच में अब आए हैं ये राजनीतिक जो दल हैं, जो जिनको चुनाव लड़ना है, ये जनता को उनके सवालों के जवाब ये देने हैं। अब ये जितने विकास की भाई बात कर रहे थे, बहुत उन्होंने काफी समय भी लिया। विकास, आप विस्थापन वाला विकास कर रहे हैं, लोगों को उजाड़ के फिर आप विकास कर रहे हैं, फिर वो विस्थापन के लिए अपना इंतजार कर रहे हैं, वो उनका पुनर्वास नहीं हो रहा है। ये कौन सा मॉडल कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये जितने विकास की बात हो रही है तो केंद्र से चीजें आ रही हैं, हमारे राज्य के पास क्या विजन है उसका कि हमारा आप पर्यावरण को तहस नहस करके ये सारा कुछ छोड़ के वो उसका विकास कर रहे हैं। मैं अभी ये स्थिति है, इसीलिए ये कह रहे हैं भाई सदस्यता अभियान का जो मेन जहाँ से आपने शुरू किया था, ये सदस्यता तो पैसे देके भी नहीं हो रही है, फ्री में हो रही है। वो ऐप से वो बना हुआ है और उस पर जोड़ के आपने करना है, और फ्री भी इनका कोई सदस्य नहीं बन रहा है, लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है। तो ये तो कहीं उनके लिए सोचने की बात है कि आप कहाँ से चले थे, आप कहाँ पर टिक गए हैं। मैं ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, और ये सवाल है उसको इतनी जल्दी गुमराह, ये केदारनाथ की स्थापना दिल्ली में आप कर गए धामी जी, उसको क्या भूल जाएंगे लोग? और किस तरह से आप गुमराह कर रहे थे लोगों को कि जो हमारे जो धाम हुआ पर अब उसके बाद जो वो तो इन्होंने डरा डरा के उसको चुप कर दिया रावत को, जिसने वहाँ इनको ले गया था शिलान्यास करेगा, वो तो पत्रकार वार्ता करने चाह रहे थे इसी पे कि किस दबाव में उनसे ये काम रुकवाया गया, उन्हें इस्तीफा दिया, तो इन्होंने नहीं वो करने दिया। वो इन सारे सवालों पर हमारा जंगल का, जमीन का, ये अब भू कानून के इसकी सारी बात है, स्थानीय आ रही है। अब ये जो मूल निवास का कानून, ये तो भारत का कानून बना हुआ है, कोई इनको कोई नया नहीं करना। ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ये अपने नाते रिश्तेदारों को जो बाहर से लाके यहाँ भीड़ कर दी हमारे उसके लिए, उस पर वो नहीं दे रहे हैं। वो तो 1950 तो मिल रहा है सबको मूल निवास, कोई नया कानून नहीं बनना है, उसको कागज आपको इम्प्लीमेंट करना है। या सरकार वो काम भी नहीं कर रही। आप उत्तराखंडी को भी स्थायी दे रहे हैं, और जो बाहर से आ रहे हैं क्योरोप करके जो एम्प्लॉयमेंट नाम लिखवा रहे हैं वो भी अस्थायी हो गए। तो ये झगड़ा जड़ तो ये सरकारों की हुई है। ये जो ब्यूरोक्रेट बने, जो इनके जो नकेल उन पर लगने चाहिए थे, क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? ये तो सवाल उठना चाहिए था। लेकिन कोई जो हमारे नुमाइंदे हैं, चाहे वो कांग्रेस में है, चाहे वो भाजपा में है, सब चुप हैं उस पर। हमारे बच्चों को क्यों नहीं आप मूल निवास बना के दे रहे हैं? तो ये इन सवालों पर ही ये चुनाव होना है, सीधा बड़ा चुनाव है। इसमें जो सत्तारूढ़ दल है और जो धामी जी हैं, इनकी साख जो है वो दाव पे लगी हुई है। अब मैं जो पिछले या बताऊं कि 21,000 कितना मैंने देखा था, अभी 21,886 वोट मिले थे शैला रानी रावत जी को, जिनके निधन के कारण ये उपचुनाव हो रहा है। और उससे दूसरे जो लोग हैं उनको तो 25-26,000 वोट मिले थे, उनसे ज्यादा वोट मिले हैं, लेकिन वो बटे हुए थे। और अभी भी ये है कि वहां पर जो स्थिति है कि पार्टी करेगी बीजेपी, वो सत्ता में है और सत्तारूढ़ दल है, उसकी साख होती है उस पर। अगर वो लूज करता है, जैसे उन्हें लूज करता है, बद्रीनाथ कर दिया, और वहाँ यहाँ कर दिया, मंगलौर में कर दिया। हालांकि दोनों पहले विपक्ष के पास थी, वो बीजेपी के पास नहीं थी सीटें, लेकिन बद्रीनाथ का नाम है ना। लोगों ने क्या कहा तब हमने डिबेट में कहा कि आप अयोध्या भी हार गए, बद्रीनाथ भी हार गए।
अब इनकी साग इस पे लगी हुई है कि केदारनाथ ना चला जाए कहीं, तो इसलिए इन्होंने 5 मंत्री क्या, अब ये सारा कैबिनेट वहीं जाके वहीं से सरकार ये चलाएंगे। चलिए अब जवाब ले लेते हैं, समस्याएं भी सुनेंगे, ये करेंगे, ये गंभीर सवाल है। और ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस अपनी गुटबाजी से कितनी बाहर निकलती है। अगर वो अपने झंझट में उलझी रहती है तो फिर तो उसके लिए रास्ता साफ होगा। ठीक है, आप जवाब ले लेते सत्यवीर जी से। सत्यवीर जी, आपने सुन ही लिया, क्या कुछ कहना है रत्न मणि जी का? डर बहुत बड़ा था बीजेपी के पास में। गरिमा जी, एक चीज तो क्लियर हो गई इस डिबेट से, और बार बार मैं उस बात को कहा भी करता था आपके। अभी हमारे सदस्यता अभियान को लेके सारी बात हो रही है और सभी ने कहा कि भाई ये ऑनलाइन हो रही है। आप देखिए कि इस आकलन कर लीजिए आप 2014 से पहले का चुनाव और ये केदारनाथ की जो स्थिति है, जो केदारनाथ विधानसभा की स्थिति है, सुदूरवर्ती वादियों में केदारनाथ विधानसभा है। एक छोर पर आपको देखेगा कि यहां पर एक छोर आपको दिखेगा कि दूसरे ध्रुव पर है, ऐसा देखने को मिलता है। आज जितनी भी सदस्यता हो रही है वो डिजिटल माध्यम से हो रही है। जितना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करना ये अपने आप में दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस स्थिति से और किस स्थिति में लाके खड़ा किया है। 2014 तक केवल 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की हुआ करती थी मोबाइल की भारत के अंदर। आज की डेट में 102 से अधिक मोबाइल इंडस्ट्रीज उत्तराखंड पूरे भारत के अंदर है। आज जो मोबाइल एक कम्युनिटी के लिए, जो हायर सोसाइटी के लिए एक प्रतीक बना करता था, वो आज निम्न सोसाइटी के लिए भी वो प्रतीक बन गया है। इस स्थिति में खड़ा करना और भारतीय जनता पार्टी की ऑनलाइन सदस्यता होना इस बात का प्रमाण है कि प्रत्येक व्यक्ति को सरकार से, सरकार की योजनाओं से और टेक्नोलॉजी से उसको जोड़ा गया, जो कि कभी भी कांग्रेस की किसी भी सरकार में या किसी भी नेता में इस प्रकार की दृष्टि नहीं थी। वो हमने करके दिखाया है। और हमारी सदस्यता के प्रति इतना चिंतित होना, मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि एक दिन ऐसा होगा, कि हमारे नेताओं ने कहा था कि ये जितने कांग्रेस के नेता और जितने हमारे धुर विरोधी है ये भारतीय जनता पार्टी के गुणगान करेंगे, वो यहां से स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक विषय में आपको गरिमा जी, कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता ने कहा, मान्यवर जी, उत्तराखंड में तो जो खोए हुए गौरव को हरीश रावत की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने खोया था, उसको दोबारा से स्थापित करना और इस प्रकार से पूरे देश भर में उत्तराखंड की वाई होना, इस प्रकार की रिपोर्टें दिखाना, यह अपने आप में स्पष्ट करता है कि कहां किस स्थिति से किस स्थिति में हमने उत्तराखंड को पहुंचाया है। सतत विकास हो चाहे सामान्य रोजगार हो। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, ये भी तमाम महिलाओं के ऊपर व्याख्यान कर रहे थे मान्यवर जी, सुमित हृदय जी हल्द्वानी विधानसभा से कई दशकों से वहां से उनकी माताजी भी रही है, अब उनके पुत्र वहां से है। वहां पर भी एक मदरसे में इस प्रकार का दुर्व्यवहार 8 बच्चियों के साथ होता है। एक भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने आके इस पे टिप्पणी नहीं करी। जो पूरी कांग्रेस की पार्टी केवल सोशल मीडिया के ऊपर चलती है, किसी का कोई ट्वीट नहीं है, किसी का कोई किसी प्रकार का बयान नहीं है। उन माताओं ने जब ये स्थिति स्पष्ट करी, सरकार ने किसी के दबाव में ना आके, किसी के बहकाव में ना आके उस मदरसे के मौलवी को गिरफ्तार किया। आप एक टिप्पणी बता दीजिए गरिमा जी, आप तो डेली डिबेट करा रही हो, आप तो डेली अपनी नजर रख रखी हो, एक बार बता दीजिए इन्होंने इस प्रकार से किया। और एक बात इन्होंने कहा, हमसे लगता हुआ राज्य है गरिमा जी, हिमाचल राज्य, स्थिति देख लीजिए, वहां के मुख्यमंत्री को आके स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी कि मैं अब तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं हूं, राज्य दिवालियापन के कागार पर खड़ा है और मैं अपने मंत्रियों विधायकों की तनख्वाह देने तक को मेरी स्थिति नहीं है। और दूसरी तरफ देख लीजिए, यही उत्तराखंड, जो कंगाल उत्तराखंड कांग्रेस की सरकार ने, हरीश रावत की सरकार ने सौंपा था हमको, आज वही उत्तराखंड, उसका राजस्व घटा है और मतलब कि राजस्व हमारा बड़ा है। एक राज्य हमारा और एक राज्य इनका है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कांग्रेस जहां जहां आती है वहां भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण और कंगाली साथ लेके आती है। ये इनके मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया हिमाचल में बयान है। और जो ये कहते हैं कि राज्यों के साथ तुष्टीकरण हम करते हैं, हमारी केंद्र की सरकार करती है, कल का मान्यवर जी अखबार उठा लीजिए, अगर आपको हिमाचल की सरकार ने आप तक रिपोर्ट ना पहुंचाई हो, 200 करोड़ से अधिक हमने जो आपदा में उनको नुकसान हुआ है वो कल ही हमारी सरकार ने वहां रिलीज किया है। हमारी सरकार किसी भी राज्य में किसी की भी सरकारों को भी कोई तुष्टीकरण नहीं किया। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले कार्यकाल में ही कहा था कि हमारा भारत तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक कोई भी हमारा राज्य या राज्य का कोई गांव पीछे रह जाता है। हमारी सरकार ने प्रत्येक राज्य को समग्रता के साथ देखा है। और यही नहीं, अब दूसरी बात बताता हूं, इनके मुख्यमंत्री जी आजकल तो हाईकोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, उनके पूरे परिवार चक्कर लगा रहा है। कर्नाटक के सिद्धिरमैया जी मुडा के केस में सारी जमीनें खा गए। वैसे तो कांग्रेस का जमीनों के मामले में तो कोई सानी ही नहीं है।
जब जब सत्ता में आते हैं तब तब जिस प्रकार की लूट खसोट करते हैं। उत्तराखंड के अंदर ही गरिमा जी 5000 एकड़ से अधिक जमीन हमने अतिक्रमणकारियों से हटाई है, जो कि सरकार की जमीन थी, लोगों के सार्वजनिक उपक्रम के लिए वो जमीनें थी। उसको कांग्रेस की सरकारों द्वारा किस प्रकार से उस पर अवैध अतिक्रमण कराए गए, उसके लिए हमारी सरकार ने जिस प्रकार से एक्शन लिया, आदरणीय मुख्यमंत्री जिस प्रकार का एक्शन लिया, उसकी वाई पूरे देश भर में हो रही है। एक विषय उन्होंने कहा केदारनाथ को विधानसभा और 18वीं लोकसभा की बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा। मान्यवर जी, आपके पार्टी के कुल गौरव जो और कुल युवराज भी कहूंगा उनके पार्टी के जो राहुल गांधी जी है, उन्होंने किस प्रकार का बयान दिया, कोई सोच भी नहीं सकता था किस प्रकार का बयान देंगे। उन्होंने कहा कि ये हिंदू सारे हिंसक है। क्या गिरिराज भी हिंसक है क्या इस बारे में? क्या गिरिराज भी अपने आप को श्रेणी में खड़ा करते हैं? ठीक है, जवाब लेते हैं। प्रदेश प्रवक्ता गिरिराज जी हैं। गिरिराज जी, आप कुछ कहेंगे? सत्यवीर जी की ओर से बड़ी बातें उठाई गई हैं। गिरिराज जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? गिरिराज जी, मुझे लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सत्यवीर जी, आप अपनी बात को पूरा कर सकता है। हाँ, तो मैं और दूसरा ये गरिमा जी, चारों प्रवक्ता, दो आपके 3 और पैनलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि उपचुनाव की बात करी, तो मैं बड़ी गंभीरता के साथ और धैर्य के साथ बताना चाहता हूं गरिमा जी, आपका ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं। चंपावत का उपचुनाव हुआ, हमने ऐतिहासिक मतों से जीता, वहां पर इनकी जमानत जब्त हुई। बागेश्वर उपचुनाव हुआ, वहां में भी हमने चुनाव में जीत करी। और आपके गोपेश्वर का उपचुनाव हुआ, हमने जीत करी। मगर आदरणीय श्रद्धा अटल बिहारी वाजपेयी की उन पंक्तियों को याद करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं, भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं हार मानूंगा नहीं। और इसी पंक्तियों के साथ, इन्हीं पंक्तियों में पूरे भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली आपको दिखाई देती है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस कार्यशैली के ध्येय को मान के आगे बढ़ता है। हमने राज्य की जिस प्रकार से इस समय एक चीज और बताना चाहता हूं, जब इस प्रकार की बात आती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने कहा, ये आपके पैनल में एक प्रवक्ता जी, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने क्या किया। हमने यहाँ पर, हमारी कैबिनेट ने गरिमा जी ये तय किया था, उत्तराखंड जिस प्रकार से यहाँ पे जल विद्युत की बहुत सारी संभावनाएं है, हमने राज्य की अपनी योजनाएं बनी, केंद्र सरकार से अनुमति ली, हमने छोटी परियोजनाओं को बनाने का काम किया। मोरी नेटवर्क उसमें से एक छोटी परियोजना है जिसमें 62 मेगावाट की है, हजारों लोगों को वहां पर रोजगार मिल रहा है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे जो शक्तिपीठ है, एक बहुत ही फेमस शक्तिपीठ है जो कि सरकुंडा है, वहां जाने के लिए 2-3 किलोमीटर पैदल चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी। मगर हमारे कैबिनेट ने यह तय किया कि वहां पर रोपवे की व्यवस्था होनी चाहिए। आज रोपवे की व्यवस्था है, आज बच्चा भी वहां जा सकता है, आज बुजुर्ग भी वहां जा सकता है। देखिए व्यवस्थाएं बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन व्यवस्थाएं ही काफी नहीं है। व्यवस्थाएं आपकी ओर से बहुत सारी की जा रही है। देवचंद उत्तराखंडी जी कुछ कह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। हाँ जी सर, बताइए। जी, ऐसा है कि अगर उनके पास माइक नहीं जा रहा था तो हम तैयार बैठे हैं। ऐसा नहीं कि सतवीर जी की कहानी हम सुनते रहे हैं। अभी मैं नमन करता हूं डोभाल जी का। डोभाल जी ने सब कुछ बताने के बावजूद भी हमारे सरकार में रहते हुए नुमाइंदों को शर्म नहीं आती कि उसके बाद भी ऐसी कहानी पढ़ते हैं। अभी आपको मैंने पहले बताया, मान्यवर जी आप 2 बार बोल चुके, कहानी नहीं है, सत्यता है। ये इसी कमरों से चलिए ठीक है सत्यवीर जी, प्लीज बीच में मत बोलिएगा, देखिए वक्त खराब होता है। आप प्लीज, आप समझदारी थोड़ी सी दिखाइए। देवचंद जी बोलिए। आप गरिमा जी हमारे बोलिए उत्तराखंडियत है और उन्होंने सारी बात जो बता दी उसको मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जहां पर महिलाओं के प्रति ये बात करते हैं ये छुप जाते हैं। ये बोला वहां पर मौलवी इन्होंने पकड़ दिया क्योंकि वो एक दूसरे धर्म का तुष्टीकरण साफ होता है। लेकिन आप उसी लाइन पे चल दिए, पकड़ते आप आईएसबीटी वाले को पकड़कर उनके ऊपर अभी तक आप उनको सजा क्यों नहीं देते? लेकिन सतवीर जी आज ये बात नहीं है, सजा कोर्ट देती है। केदारनाथ पर आपको केदारनाथ घाटी पे ले जाता हूँ। केदारनाथ घाटी का टेम्परेचर अभी 8 डिग्री है और हल्के वहां पर बादल लगे हुए हैं। मैं आपको कंप्यूटर से आपको सीन बता रहा हूँ, सुन लीजिएगा। ठीक है देवचंद उत्तराखंडी जी, आपको माफी के साथ यहाँ पर रोक रहे हैं, आपकी बात को हम पूरा सुनेंगे। आप सुन रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को। वापस अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, देवचंद उत्तराखंडी जी के पास में चलते हैं। जी देवचंद जी, अपनी बात को आप पूरा कर सकते हैं। मैं ये पूछ रहा था कि जब सतवीर जी इतनी कहानी बता रहे थे तो उसमें उन्होंने सिर्फ ये तो बता दिया कि कहानी नहीं है। सत्यवीर जी प्लीज बीच में टोकिए नहीं, एक बार मैंने बोल दिया ना आपको, गलत बात है। आप बोल रहे थे, कोई बीच में नहीं बोला, प्लीज। हाँ, मैं आपका मैं स्वागत करता हूँ, आपने पकड़ लिया। लेकिन 2 साल से वीआईपी का नाम स्पष्ट होने के बाद भी अंकिता भंडारी केस में आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ऊपर से हम इतने सालों से मूल निवास मांग रहे हैं। अभी जो हमारे डोभाल जी ने बोला ये आज की बात नहीं है, पुरानी बात है, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अब गरिमा जी मैं आपको बता दूं, एक तरफ यूसीसी और एक तरफ मूल निवास
और भू कानून दोनों ऐसे हैं जैसे 36 का आंकड़ा होता है, या जैसे छाछ और दही को मिलाने की बात कर रहे हैं। हमारे एसोसी जो सीएम है वो घोषणा कर देते हैं हम कर देंगे, इस पे कैसे विश्वास करें कि भैया एसीसी भी लागू करोगे और मूल निवास भी लागू करोगे और भू कानून भी लागू करोगे? ये हो नहीं सकता। ये मेरे छोटे भाई सतबीर बड़े अच्छे हुए, वो कर सकते हैं, अब वो की कहानी में आ सकता है। दूसरी बात, आज ही मुझे एक न्यूज पढ़ने में मिली जहां गोपेश्वर में एक विज्ञप्ति निकलती है और 170 आदमी असिस्टेंट पोस्ट मास्टर और पोस्ट मास्टर के पदों पर हरियाणा और पंजाब से लोग लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको जो है सदस्य 1 साल 2 साल में ही अस्थायी बन जाता है। इनका ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल नहीं है। और इतना मैं बार बार कहता हूं कि वन मैन आर्मी की तरह धामी जी जा करके वहां पर घोषणा कर देते हैं, वहां पर सांत्वना व्यक्त कर देते हैं और उसके बाद उसको जुमला फेंक करके वहां पर वापस आ जाते हैं। अब आप बताइए कि जहां पर टीरी में, मैं पुणे आता हूं, जहां पर टीरी में पार्किंग के लिए अरे एक अच्छा ठेकेदार सतबीर जी को दे देते, इतने दिन से बगता आ रहे हैं यहाँ पर, उनका ठेका उनको तो दे देते कम से कम, लेकिन वो भी हरियाणा को मिला है। अरे बढ़ाना जी को आप मंगलौर में लाए, किसी आदमी को उत्तराखंडी को ले आते, वहां पर उनको वो चुनाव लड़ाते। अभी आपका एक बिरवाल विश्वविद्यालय में एक जो है वहां पर गुज्जर जो बाहर से आए हैं, वो वहां पर अखिल भारतीय हिंदू परिषद का उपाध्यक्ष पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कितनी विडंबना है। ये सब मूल निवास को जब से जो 2008 में कुछ जो है अपना खनौड़ी जी ने और उसके बाद 2018 में पूरा का पूरा त्रिवेंद्र सिंह ने जो पलटी किया है, उसका आज ये नतीजा हम भोग रहे हैं। अब जो ऐसा नहीं है गरिमा जी, अब तो ये है कि जो घोषणा उन्होंने कर दी, अगर उस पर काम नहीं होता है तो 24 अक्टूबर को एक तांडव रूप में जो रैली होगी, उत्तराखंड क्रांति दल उसको करने जा रहा है। क्योंकि ये इनका सिर्फ घोषणा है। हमारे शायद मैं माफी चाहूंगा, आपको गढ़वाली आती कि नहीं है, मैंने पहले भी दूसरे चैनल में बताया है कि धामी जी का काम है कि जब जो है उत्तराखंड में कोई आता है तो उचना के तौर पर उनको बोल देना मैं कर दूंगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। जो मूल निवास और भू कानून पर उन्होंने एक समिति जो है माननीय राधा रतुड़ी जी को दिया था, उसको बदलकर सुभाष जी को दे दी। वो रिपोर्ट आई कैसी है क्या है कुछ पता नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के मैं पहले अपने वक्तव्य में कह दिया हूं कि अगर मूल निवास और भू कानून को देर आए दुरुस्त आए, इस पर काम करते। अभी इन्होंने सतबीर जी ने, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उत्तराखंड के साथियों को उन्होंने याद किया, लेकिन साहब 2007 से 2012 तक आप विराजमान रहे, आपने क्या उसमें कार्रवाई करी? आपने जो उत्तराखंड की परिसंपत्तियां हैं जो अभी तक यूपी के यहाँ पर पड़े हैं, उसमें आपने क्या किया? आप सिर्फ कहानी पढ़ करके रटो मत मेरे भाई और मुद्दों पर आओ। चलिए ठीक है, रतन मणि ढोभाल जी का एक बार रुक कर लेते हैं। रतन मणि जी, राजनीतिक प्रवक्ताओं की ओर से, अलग अलग दलों की ओर से अलग अलग बातें कही जाती हैं, लेकिन असल में आम जनता इस बार चुनाव में किस तरीके का रिस्पॉन्स देने वाली है, क्या आपको लग रहा है, क्या आकलन आप कर पा रहे हैं? देखिए, जनता तो बहुत गुस्से में है। जो मैं तो अभी गया भी था और लौटा हूँ, जनता में बहुत गुस्सा है सरकारों प्रति। हालांकि वो कांग्रेस के लिए फूल बरसा रहे हूँ तो वो भी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो चूंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है तो कोई उसके अपने भी लोग हैं, जब देखते हैं भाई यहाँ पर प्रवक्ता के रूप में आए हैं तो वो तो कहेंगे उसके बाद, लेकिन जब बीजेपी के लोगों से जब हम अलग से भी बातचीत करते हैं, जब बैठते हैं, हम एक ही सब लोग हैं, कोई अलग अलग तो है नहीं, तो फिर वो भी कहते हैं कि कुछ चीजें हम पटरी से उतरी हुई हैं, उनको ठीक होना चाहिए। अब जैसे अभी बता रहे थे भू कानून वाली बात, अभी ये जो आंदोलन वगैरह 5-6 जो रैलियां वगैरह हुई हैं, उसके दबाव में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि हम अगले बजट सत्र में नया भू कानून लाएंगे। हमें नया भू व्यवस्था कानून चाहिए उत्तराखंड का, जिसमें भी चीजें हैं। यही सवाल है। ये सवाल तो चुनाव में उठेंगे, सब लोग अपने अपने हिसाब उठाएंगे। इसको आपने कह दिया कि जो तिवारी जी ने कहा था 500 वर्ग मीटर की जमीन आप अवश्य ले सकते हैं, खंडूरी जी ने उसको 250 वर्ग मीटर कर दिया था। अब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हम उसकी जांच कराएंगे। जांच कहाँ कराएंगे? टिहरी में कराएंगे, पौड़ी में कराएंगे, चंपावत में कराएंगे। भाई हरिद्वार में, देहरादून में, आप उधम सिंह नगर में क्यों नहीं कराएंगे?
ये जहाँ मतलब जहाँ ये चीजें हैं जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ आप नहीं करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये काम भी वो ये सारी जो घोषणा कवायद की गई है ये सब केदारनाथ उपचुनाव भी है, फिर आपका निकायों का चुनाव है, तो चुनाव में पार्टी को जाना है तो लोगों के जन मुद्दे जो है उभर रहे हैं उनका जवाब देना है, वो जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री, इसलिए ये चीजें कही हैं जो कानूनी उसमें, लेकिन वो कर पाएंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि धामी जी की इतनी हैसियत है कि वो उसको मुख्यमंत्री होने के बाद वो कर पाएंगे। ये जो बिल्डर हैं, जो भू माफिया और खनन माफिया, वो इतने पावरफुल हैं, वो तो धामी जी की कुर्सी हिला देंगे, वो तो दिल्ली में बैठ जाएंगे, वहां से वो चलेगा कि वो कोई जांच करा पाएंगे। और जांच क्या कराएगा? सुभाष कुमार कमेटी तो उन्होंने बनाई थी, उसकी रिपोर्ट तो उनके पास है, वो सारे उन्होंने अध्ययन भी उसका किया है, उस पर वो कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो नया भू कानून वो कहां से बना देंगे? कौन उनको बनाने देगा? कौन उनसे अपनी जमीनें छीनने देगा जो आपने बिकवा दी पहले? ठीक है, अब देखिए तो अब फैसला जनता के हाथों में है। जनता किस पर विश्वास दिखाती है, किसके कार्यों से सहमत नजर आती है और किसके कार्यों से संतुष्ट नजर आती है, ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही स्पष्ट होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। देवभूमि के दंगल पे आज हम बात कर रहे थे केदारनाथ चुनाव को लेकर, क्या नतीजे आते हैं ये देखना बहुत अहम होगा। इस कार्यक्रम में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।